Some of the students have asked me कि सर आप सिर्फ 11th के टॉपिक ले रहे हो, 12th का तो कोई टॉपिक ले नहीं रहे हो। ऑल्दो मैंने 12th का थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक केस लिया था, लाइन ऑफ चार्ज से रिलेटेड एक स्पेशल रिजल्ट था, उसकी बात की थी। तो मुझे लगा कि ऐसा करते हैं कि लेट्स डिस्कस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एट लेंथ। अब कितना कवर आज हो पाता है आई डू नॉट नो, बट कोशिश करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने की, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बिहेवियर को समझने की, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने की, पोटेंशियल को समझने की, पोटेंशियल एनर्जी को समझने की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बेसिकली किस चीज को डिस्कस करते हैं? तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स बिहेवियर। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो मैं पूछूंगा आपसे कि भाई आपने जब mg की बात की मैकेनिक्स में, तो वहां पे mg जो फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स था, ठीक है, उसमें m क्या था? आप कहेंगे m सर मास था, बट क्या मास आप देखते हैं? मेजर तो कर रहे हैं, बट क्या आप देखते हैं? मास एक प्रॉपर्टी है बॉडी का, इजंट इट? और जब हम वेट की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर ये मास किस प्रॉपर्टी की बात करता है? तो मास उस कॉमन एट्रीब्यूट की बात करता है जिसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होता है। तो वैसे ही नेचर में एक और इंटरेक्शन है, फंडामेंटल फोर्स है, फंडामेंटल इंटरेक्शन है, जो कि कुछ दूसरी प्रॉपर्टी की वजह से है, जिसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज वाली प्रॉपर्टी किस पे होगी, कहां नहीं होगी, वो एक अलग कहानी है। बट जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी है, बॉडी ए में मान लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज वाली प्रॉपर्टी है, बॉडी बी में इलेक्ट्रिक चार्ज वाली प्रॉपर्टी है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा। आगे चल के हम देखेंगे कि वही बॉडी मोशन में है, चार्ज मोशन में है, तो जो इंटरेक्शन है वो फर्दर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के साथ साथ मैग्नेटिक इंटरेक्शन आ जाता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन बन जाता है। तो फिलहाल हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में जब बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे चार्जेस एट रेस्ट की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे है, यानी कि जिस बॉडी में वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो रेस्ट पे है। तो वो कौन सी बॉडी है जिसमें ये प्रॉपर्टी है? फिलहाल उस पर भी बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी होगा वो चार्ज की वजह से ही होना है। तो पहले हम लोग सोचें, भूल जाएं बॉडीज को, दिमाग से निकाल दें बॉडीज को, और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पहले सोचें कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और फिर हम लोग थोड़ा सा कुछ एजम्पशन लेंगे, लाइन ऑफ चार्ज, शीट ऑफ चार्ज, सिलेंडर ऑफ चार्ज, लाइक दैट, और फिर देखेंगे कि वहां पर क्या होने वाला है, उनकी वजह से फोर्सेस या फोर्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, फील्ड है, वो क्या होने वाला है, राइट? तो जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी नंबर 1 जिसको हम कह सकते हैं वो ये है कि ये दो टाइप की हैं। चार्ज आपके पास पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब किसको पॉजिटिव बोलेंगे, किसको नेगेटिव बोलेंगे, ये साइंटिस्ट लोगों का डिसीजन था, उन्होंने अपने हिसाब से जो डिसाइड किया। बट ये तय था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ, और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज ही है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में भी इंटरेक्शन है, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में भी है, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में भी है। तो हुआ यूं कि जब देखा गया कि ये चार्ज वाली प्रॉपर्टी किन किन बॉडीज में है और कहां से ओरिजिनेट करती हैं, तो पता चला कि भाई ये ओरिजिनली तो आ रही हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के थ्रू, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था और प्रोटॉन पे जो चार्ज था उनमें डिफरेंस था उनके नेचर में। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव बोला गया, प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव बोला गया। और फिर यह भी पाया गया कि जो सिमिलर चार्जेस में रिपल्सन का फोर्स है, और डिससिमिलर चार्जेस यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या हो गया कि चार्जेस आपके पास दो टाइप की हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी कि देयर विल बी सम मिनिमम वैल्यू and other value of electric charges will be integral multiple of that minimum value। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज था, ये कहां से सबसे पहले जो सिंपलेस्ट चार्जेस जो थी वो कहां पाई गई? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे पाई गई। तो जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है मैग्नीट्यूड वाइज वो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है, फिर भी इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ज्यादा
आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस मिला, और हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को या इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड को, राइट, मैग्नीट्यूड वाइज तो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर भी है, बट इसको हम लोग यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम लोग फंडामेंटल वैल्यू है यानी कि उस मिनिमम वैल्यू के इक्वल लेंगे। और हम ये जानते हैं अब कि रेस्ट ऑफ द चार्जेस कहीं पे भी होगी वो इसी की इंटीग्रल मल्टीपल होगी, राइट। अब हम लोग अभी फर्दर जो आगे रिसर्च हो चुके हैं या जो थ्योरीज आ रही हैं हम लोग उधर नहीं जा रहे हैं, वी आर विद इन द जेई सिलेबस और उसके हिसाब से हमारा डिस्कशन होगा, ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो हमारे लिए जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है वो क्या है, तो वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मैग्नीट्यूड में वो कितना होता है। यदि हम एसआई यूनिट्स में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है मैग्नीट्यूड में है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम्स, ठीक है। Coulombs is SI unit, and you can see that 1 coulomb is a very big unit of charge. Big because daily life में जिन चार्जेस की बात करेंगे उसके हिसाब से देखा जाएगा तो दिस इज अ क्वाइट बिग यूनिट। तो चार्जेस क्वांटाइज्ड, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज हो गई। जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कंजर्व्ड, यानी कि कहीं पे किसी भी सिचुएशन में यदि एक आइसोलेटेड सिस्टम हो, यानी कि कुछ आ जा नहीं रहा हो, कुछ मास का या किसी भी चीज का ट्रांसफर नहीं हो रहा हो, ऐसा कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो, तो सिस्टम के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो चेंज नहीं करेगा, कंजर्व रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। आपस में चेंज हो सकता है, यानी कि मान लीजिए कि सिस्टम के पार्ट्स ही हैं, ठीक है, मतलब जिस आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मान लीजिए ए है, बी है, सी है, तो ए से बी को चला गया, बी से सी को चला गया, सी से ए को चला गया, ये सब हो सकता है। बट ए प्लस बी प्लस सी की जब बात करेंगे कंबाइंड, उस पूरे सिस्टम की चार्ज की बात करेंगे जिसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कह रहे हैं, तो दैट एनर्जी इज दैट चार्ज इज कंजर्व्ड, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। और एक और प्रॉपर्टी है, हालांकि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत अभी हमें नहीं पड़ेगी, वो होता है कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज नॉट गोइंग टू चेंज विथ इट्स स्पीड। ऐसा इसलिए मतलब यहां पर ये बोला जाता है क्योंकि जब हम लोग मास की बात करते हैं तो रिलेटिविटी में जाकर हम पढ़ते हैं कि मास डज चेंज विद द स्पीड, बट हियर इन द सेम कॉन्टेक्स्ट वी कैन से, उसी को कंपेयर करते हुए, ठीक है, कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज नॉट गोइंग टू चेंज विथ इट्स स्पीड। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो अब ये तो समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है यही आपका मतलब मेजर कैरियर्स हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में, चाहे वो हमारा बॉडी हो, आपका बॉडी हो, है ना, ये फ्लास्क हो, कुछ भी हो, है ना, इन सब के अंदर ये तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जब हम कहते हैं कि दिस बॉडी इज चार्ज्ड, दिस फ्लास्क इज चार्ज्ड, इसका मतलब क्या हुआ? ये चार्ज्ड है, चार्ज तो इसमें है, बट नेट चार्ज कितना था? तो नॉर्मली बॉडीज ये न्यूट्रल होती हैं। न्यूट्रल होने का मतलब जितनी इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर का टोटल चार्ज प्रोटॉन्स के ऊपर का टोटल चार्ज का यदि हम सम करते हैं, दैट सम इज 0 एंड दैट इज हाउ द बॉडी इज अनचार्ज्ड। लेकिन कुछ ऐसा मान लीजिए हो जाए कि कोई प्रोसेस हो जिससे मान लीजिए कि ये किसी चीज के साथ कांटेक्ट में हो और उस कांटेक्ट में आने की वजह से मान लीजिए या किसी भी तरीके से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, तो यदि इलेक्ट्रॉन निकला तो अपने साथ साथ वो नेगेटिव चार्ज लेकर चला गया, तो 0 में से आपने नेगेटिव निकाला तो बचा गया वहां पर पॉजिटिव, ठीक है ना, तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया और जिसपे वो इलेक्ट्रॉन गया वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो ऐसा देखा जाए तो ये तो क्वांटाइज्ड है और उसी हिसाब से चार्जेस का एक्सचेंज होगा, यानी कि जनरली थ्रू इलेक्ट्रॉन्स होगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स भी बेसिकली आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना पॉसिबल है। एक एटम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स, है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में होते हैं। जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट पर जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस के साथ जो कनेक्ट होता है वो वीक होता जाता है। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे आर रिलेटिवली लूज, सो ट्रांसफर यदि होना होगा तो उन्हीं का ट्रांसफर होने की चांसेस पहले बनेगा।
और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उसके ट्रांसफर होने का तो नॉर्मली सवाल ही पैदा नहीं उठता, ठीक है ना। तो यहां पर एक कहानी थी जहां पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड है, लेकिन जब हम लोग लाइन ऑफ चार्ज की बात करेंगे, जब हम लोग शीट ऑफ चार्ज की बात करेंगे, तो वहां पर डिस्पाइट दिस क्वांटाइजेशन हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि द चार्ज इज लाइक समथिंग विच इज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग सम लाइन ऑफ चार्ज, और कॉन्टिन्यूसली स्प्रेड ओवर सम शीट ऑफ चार्ज, और कॉन्टिन्यूसली स्प्रेड इन सम स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ चार्ज। तो वहां पर एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन सा मान लिया जाता है, इवन इफ द चार्ज इज ओके माइनस ई और -2e। हम लोग -e और -2e के टर्म्स में बात नहीं करेंगे। थियोरेटिकली हम लोग क्या कहेंगे कि Q चार्ज है एंड इट इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ सम स्फेरिकल सरफेस, इट इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड इन द सम स्फेरिकल वॉल्यूम और सम सिलिंड्रिकल वॉल्यूम। तो वो आगे की बात होगी। बताना इसलिए अभी जरूरी था कि ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता है जब हम बात करते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड है और एक तरफ बात कर रहे हैं कि ये कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब चार्ज से रिलेटेड ये शुरुआत कहां से हुई थी? तो हुई थी फंडामेंटल इंटरैक्शन से, यानी कि फोर्सेस से। और इन फोर्सेस से डील करने का जो आपके पास तरीका है वो है कूलम्ब्स लॉ। सो द most important tool that you have to deal with all electrostatic situation is Coulomb's law. This Coulomb's law is given for basically 2 point charges. ये भी इंपॉर्टेंट है। हर लॉ का जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट होता है किन बॉडीज के लिए वो दिया हुआ है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो फॉर 2 point चार्जेस, मान लीजिए कि 2 point चार्जेस हैं आपके पास Q1 Q2 और इनके बीच में डिस्टेंस r है और ये फ्री स्पेस में है ना। दिस 2 point चार्जेस आर इन फ्री स्पेस। सो फॉर 2 point charges Q1 and Q2 in free space, force by Q1 on Q2, यदि हम इसको ऐसे लिखें, क्योंकि ये Q2 पे लग रहा है तो हम इसको लिख देते हैं F21, ठीक है। फोर्स ऑन टू बाई 1, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, फोर्स ऑन टू बाई 1। तो 2 पे लग रहा है इसलिए पहले 2 आ गया, और 1 लगा रहा है इसलिए बाद में वो आ गया। सो F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अब ये Q1 Q2 पॉजिटिव नंबर है, जरूरी नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर हमें एक यूनिट वेक्टर डालना है जो ये बताएगा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो देखिए, यदि हम 2 की पोजीशन वेक्टर 1 के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो उसको हम काइनेमेटिक्स की टर्म्स में सोचे तो क्या लिखते हैं? दिस इज R21। सो R21 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रेस्पेक्ट टू Q1। तो उसी हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि R21 कैप जो होगा वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा अलोंग R21। ठीक है ना। तो अब सोचिए 2 पे फोर्स की बात हो रही है, और यदि ये दोनों ये पॉजिटिव होती, Q1 Q2 पॉजिटिव होती, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती? उधर ही की तरफ होती, यानी कि किस डायरेक्शन में होती? R21। यहां पे यूनिट वेक्टर मुझे लेना है। सो इट इज R21 कैप, ठीक है। क्योंकि सिमिलर चार्जेस जब होंगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव होंगी तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और फोर्स रिपल्सन का होगा, रिपल्सन का यानी कि R21 के डायरेक्शन में होगा। और यदि डिसिमिलर चार्जेस होंगी
तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा कि फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन अपोजिट टू R21। सो दिस इज योर स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। बहुत ही बेसिक सी चीज है और आई होप कि एवरी स्टूडेंट हु इज इन क्लास 12th राइट नाउ इज डेफिनेटली फैमिलियर विद दिस। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो किसी सिचुएशन में मान लीजिए कि ये पूछा जाए कि मतलब ये फोर्सेस हैं, यहाँ पर कोई दूसरा ये चार्जेस हैं और यहाँ पर कहीं पे कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है, उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा, वी कैन कैलकुलेट दैट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स थिंक ऑफ समथिंग कॉल्ड अ रिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, अब उस रिंग ऑफ चार्ज को हम मान लीजिए कि कुछ यूं डिनोट करते हैं, दिस इज रिंग ऑफ चार्ज ना। रिंग ऑफ चार्ज का मतलब ये नहीं है कि कोई रिंग है उसके ऊपर हमने चार्ज रखा हुआ है। वी आर जस्ट थिंकिंग ऑफ चार्ज एज अ कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी। जैसे रिंग ऑफ वायर होता है ना, मेटल वायर, तो हम कह सकते हैं कि वो मेटल यूनिफॉर्मली, मान लीजिए यूनिफॉर्म रिंग है तो मेटल जो है उसका जो मास है वो हम कह रहे हैं कि वो यूनिफॉर्मली मटेरियल मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। आप सोचिए वैसे ही कि भले ही चार्ज प्रॉपर्टी है लेकिन दिमाग में बिठा लीजिए कि देयर इज समथिंग लाइक अ पाउडर, है ना, जिसको कि हम चाहें तो उसको एक लाइन में रख सकते हैं, उसी से एक लाइन सी बना सकते हैं, उसी से हम एक रिंग सी चीज बना सकते हैं, जस्ट फॉर इमेजिनेशन है तो ये प्रॉपर्टी। तो फिलहाल हम लोग उस प्रॉपर्टी को ही फिजिकली जो मर्जी हो उसको आप समझने के लिए समझ लीजिए, उसको हम एक रिंग का शेप दे रहे हैं और हम कह रहे हैं कि रिंग ऑफ चार्ज है। और हम कह सकते हैं कि फिलहाल मान लेते हैं कि ये सपोज पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग ऑफ चार्ज है और टोटल चार्ज मान लेते हैं Q है और मान लेते हैं कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज Q है और रेडियस फिलहाल इसका यदि हम मान लेते हैं R है। ठीक है, तो सेंटर पे यदि हम एक चार्ज Q रख दें तो व्हाट इज द फोर्स बाय दिस रिंग ऑफ चार्ज ऑन द स्मॉल q चार्ज kept at the center? Quite obviously, I mean, it is easy for you to answer here. That force is going to be 0. Why 0? 0 because the charges from all sides will be applying force on this q. यानी कि मान लो कि यहाँ पर कोई एक इसका हिस्सा लें, इस dq का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ लें तो वो जो फोर्स लगाएगा वो किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो मान लेते हैं ये पॉजिटिव सब पॉजिटिव है तो वो फोर्स कुछ ऐसा लगाएगा। और जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट यदि हम कोई दूसरा यहाँ पर एलिमेंट ले लें, राइट, और उसकी वजह से फोर्स देखें तो वो कुछ ऐसा लगाएगा और ये दोनों फोर्सेस कैंसिल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स लें और सारे एक दूसरे के फोर्सेस को कैंसिल करती जा रही हैं तो नेट फोर्स 0 हो गया। लेकिन अब इसी रिंग ऑफ चार्ज पे ऐसा सोचें कि रिंग ऑफ चार्ज को फिलहाल मैंने थोड़ा सा 3D लुक देने की कोशिश की है और इसके एक्सिस पे, है ना, इस रिंग ऑफ चार्ज के एक्सिस पे यहां पर यदि सपोज एक पॉइंट चार्ज Q होता जो इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे होता, यानी कि रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना, तो यदि ये हथेली मेरी मान लीजिए कि रिंग है, रिंग का प्लेन है तो ये एक्सिस हो गया और इस एक्सिस पे टिप पे मान लीजिए कि ये पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है तो उस पर क्या फोर्स लगेगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वी कैन जस्ट थिंक कि रिंग का कोई भी एलिमेंट हो, फिलहाल मान लो कि हम यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेते हैं, उसकी वजह से जो फोर्स होगा दैट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, इसको हम DE कह सकते हैं, सॉरी DF कहेंगे यहाँ पे, नॉट DE। तो इसको हमने DF कह दिया और वैसे ही इसका जो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट होगा, ये जो एलिमेंट लिया उसके डायमेट्रिकली अपोजिट जो एलिमेंट होगा वो भी एक DF लगाएगा बट उसकी डायरेक्शन थोड़ी डिफरेंट होगी, कुछ ऐसी होगी। बाय सिमेट्री यू कैन सी दैट देयर एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स विल कैंसिल आउट और एक्सिस के अलॉन्ग वाले जो कंपोनेंट्स रह जाएंगे वही बच जाएंगे। तो हमें करना क्या है
कि इस एक्सिस के इस DF का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, DF cos थीटा, उसे ही इंटीग्रेट करना है एंड दैट इज गोइंग टू बी द टोटल फोर्स। अब ये DF कितना है, तो पॉपुलर लैंग्वेज में 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम लोग एक स्मॉल के सिंबल से डिनोट कर देते हैं, बार बार नहीं लिखना पड़े इसलिए। तो जो हम लिखेंगे कुलम्स लॉ को यूज करते हुए, तो हम लिखेंगे Q और DQ, दैट इज अ स्मॉल एलिमेंट चार्ज हियर, DQ इंटू स्मॉल q अपॉन ये जो डिस्टेंस था उसको r लेते हैं, तो अपॉन r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा यू कैन सी इज x अपॉन r। मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन तो आप देख चुके हैं कि एक्सिस के अलोंग होगा। अब यहां पर देखिए ये x भी कांस्टेंट है, ये r भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो वैरी कर रहा है थोड़ा बहुत वो यही D कैपिटल Q है, क्योंकि इंटीग्रेट करने में हमें इसी को इंटीग्रेट करना है, इसी को इंटीग्रेट करना है, तो बाकी सारे के सारे कांस्टेंट हैं। तो इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q x अपॉन r क्यूब, और इस स्मॉल r के क्यूब को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इसका रेडियस यदि हम मान लेते हैं कैपिटल R है तो हम लिख सकते हैं कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर and the whole raised to power 3/2. So this is the force on a point charge small q kept on the axis of the uniformly charged ring carrying charge capital Q. अब देखिए यहां पर ऐसा लगता है कि और साइंटिस्ट लोगों को भी लगा होगा कि क्यों नहीं हम एक फील्ड नाम की एक नई कॉन्सेप्ट डिफाइन कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर दें, और वहां पर हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट पे इस रिंग ऑफ चार्ज का यहां पर जो फील्ड होगा, दैट फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉल q इज गोइंग टू बी द फोर्स। ये कुछ वैसे ही है जैसे ग्रेविटेशन में आपने हर जगह पे कोई 2 kg का ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर वेट कितना लगा, तो भाई हमने बोल दिया 2 × 10, यदि g की वैल्यू हमने 10 ले ली, mg बोलते हैं ना, तो m हो गया बॉडी का मास और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड भी कहते हैं, जानते हैं हम लोग। तो mg, तो m चेंज करता रहता है, g जो है वो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे g वही है। तो जैसे वो ग्रेविटेशन में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल फील्ड भी है लेते हैं, वैसे ही क्यों नहीं यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें और उस फील्ड को हम कुछ ऐसे डिफाइन कर दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। हालांकि जो डेफिनेशन आप बुक्स में देखते हैं उसमें एक यहां पे लिमिट लगाया हुआ रहता है, लिमिट q टेंड्स टू 0। व्हाई इट इज सो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी नहीं, डिस्कस करेंगे जब हमारे पास कंडक्टिंग बॉडी की बिहेवियर की बात करेंगे, वहां पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे काम के लिए यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो उसमें क्या होगा कि हमें यह समझने के लिए कि कितना फोर्स लगेगा, तो वो स्मॉल q लाने की जरूरत नहीं है, हम पहले फील्ड निकाल लेंगे और हर केस में फील्ड वाली चीज हम जानते रहेंगे। जहां पे भी फोर्स निकालना होगा तो जो भी चार्ज रखेंगे उसको फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये सिचुएशन देखकर मुझे एक थोड़ी टेम्पटेशन सी हो रही है कि इसको मैं मॉडिफाई करके मैकेनिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आपको एक क्वेश्चन दूं, आप ट्राई करना घर पे। तो वही रिंग है और उसी रिंग के उसी एक्सिस पे उसी x डिस्टेंस पे सपोज एक m मास का और q चार्ज का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और ये q जो है वो नेगेटिव है, जबकि इस रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। और फिलहाल हम लोग मान लेते हैं कि कोई ग्रेविटी नहीं है, सो इग्नोर एनी ग्रेविटी। तो क्या होगा, तो देखिए नेगेटिव चार्ज यदि है इस स्मॉल q के ऊपर, तो इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग लगेगा। जब वो सेंटर पे पहुंचेगा तो फोर्स 0 हो जाएगा, वो हम लोग देख ही चुके हैं। लेकिन जब तक वो सेंटर पे पहुंचेगा तब तक उसकी मतलब जब इसको यदि फ्री करते हैं, इस स्मॉल q को एक्सिस पे हम रख के फ्री करते हैं जिसका मास m है, तो फ्री करेंगे, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करते करते वो सेंटर पे पहुंचेगा, सेंटर पे आता है तो उसकी स्पीड होगी, मोमेंटम होगा, फिर वो थोड़ा सा और आगे चला जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा, फिर एक पॉइंट आएगा जहां पे जाके वो मोमेंटली रेस्ट पे आ जाएगा। सो फाइनली दिस टू एंड फ्रो मोशन विल कंटिन्यू। और हम ये भी मान लेते हैं यहां पर
कि ये जो x है यानी कि सेंटर से डिस्टेंस जो है वो मच लेस है कंपेयर टू द रेडियस ऑफ रिंग। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन होगा, इस टू एंड फ्रो मोशन को क्या हम SHM कह सकते हैं? और यदि SHM है तो उसका टाइम पीरियड क्या है? यही क्वेश्चन है। ऑब्टेन नेचर ऑफ मोशन and if it is SHM, find its time period. ठीक है, so that is your kind of homework, not that difficult. तो अब इसी रिंग ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात यदि हम करेंगे, रिंग ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा? रिजल्ट बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। अब ये सारी चीजें आपको एक तरीके से कहीं पे लिखनी होंगी, एट एनी पॉइंट इन ऑन इट्स एक्सिस। तो ये हो जाता है KQ(x) अपॉन R² प्लस x² का पावर 3/2। यहाँ पे वो जो स्मॉल q था वो हट गया, वो फोर्स में था, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रहेगा। अब जैसे ये रिंग ऑफ चार्ज है वैसे ही आपके पास डिस्क ऑफ चार्ज आएगा, वैसे ही आपके पास स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज आएगा, यानी कि यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये सारे रिजल्ट्स भले ही आपको याद होंगे, लेकिन जेई एडवांस में यदि आप अच्छा करना चाहते हैं और जेई मेंस में भी बहुत अच्छी परसेंटाइल चाहते हैं, तो दोज डेरिवेशंस नीड्स टू बी डन बाय यू। इन डेरिवेशंस को मैं किसी क्लास में लूंगा, बट फिलहाल मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा एफर्ट जरूर लगाएं। यदि आप खुद अभी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पढ़ के कहीं पे समझें, और समझने के बाद खुद से उसको रिप्रोड्यूस करें, खुद से करें, यानी कि जहां से भी जो भी बुक है ना उसको हटा दें और आप शुरू से पूरी चीज को आप करना शुरू करो। तो मान लो कि जैसे यहीं पे हमें कोई डिस्क ऑफ चार्ज दे दिया जाता, और डिस्क ऑफ चार्ज की वजह से हमें मान लीजिए कि उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे हमें फील्ड देखना होता है, तो क्या करते? तो इस डिस्क ऑफ चार्ज का जो डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे वो कैसा लेंगे? डिस्क ऑफ चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि ये हमने वहां पर एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले ली। इस डिफरेंशियल एलिमेंट का रेडियस है r और इसकी विड्थ हो गई dr। पूरे डिस्क पे चार्ज है मान लीजिए कैपिटल Q, डिस्क का रेडियस मान लेते हैं r, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें इनिशिएट कर रहा हूं, काम आपको पूरा करना है, याद रखिएगा, राइट। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज गोइंग टू बी Q/πr² and dq यानी कि चार्ज ऑन दैट डिफरेंशियल एलिमेंट विल बी सिग्मा इंटू 2πr dr। ये डिफरेंशियल एलिमेंट वाला जो हमारा एक लेक्चर था, यदि आपने ध्यान से सुना होगा, तो आई डोंट थिंक कि ऑल दीज थिंग्स विल बी पोजिंग मच प्रॉब्लम टू यू। अब रिंग ऑफ चार्ज का रिजल्ट आपको मालूम है, तो इस रिंग ऑफ चार्ज डिफरेंशियल एलिमेंट वाले की वजह से, इस dq की वजह से किसी पॉइंट पे स्मॉल x डिस्टेंस पे सेंटर के, इस डिस्क के सेंटर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा DE = K टाइम्स dq(x) अपॉन, यहां पे याद रखिएगा स्मॉल r², ना कि कैपिटल R², आप ये लिखेंगे, ठीक है। और इंटीग्रेट करेंगे ताकि हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सके, बट इंटीग्रेट करने के पहले आप ये वैल्यू जरूर डाल देंगे, ठीक है ना। dq की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो dq की वैल्यू आप यहां से, ये जो वैल्यू है वो आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट करोगे। यहां पे मैं इसको छोड़ रहा हूं, आप फाइनल रिजल्ट बताओगे कि व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड यू गॉट पोस्ट दिस इंटीग्रेशन। तो जैसे ये डिस्क ऑफ चार्ज का केस था, आपको थोड़ा यहां पे अजीब लग सकता है कि सर हर चीज को अधूरी छोड़ देते हैं, राइट। तो मैं एक चीज आपको बताऊं कि जो 99% केस में जो बच्चों की रिजल्ट अच्छी नहीं हो पाती है डिस्पाइट ऑल हार्ड वर्क, ठीक है ना, वो होता है उनके या तो प्रैक्टिस ही नहीं है, और यदि प्रैक्टिस है तो वो गलत तरीके से प्रैक्टिस है। मतलब हम टाइम तो दे रहे हैं,
बट जो चीज़ हमें खुद अपने आप में डेवलप करनी है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास कोई गाइडेंस नहीं रहेगा, वहाँ पे आपका ब्रेन वर्क करेगा। वो देखी हुई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगी, फ्रेश क्वेश्चन आएगी। और हम लोग अक्सर सोचते हैं कि भाई रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। भाई डेरिवेशन इज वेरी मच पार्ट ऑफ द थ्योरी। जो क्वेश्चंस आपसे एडवांस में पूछे जाएंगे, यदि आप डेरिवेशंस थॉरली नहीं जानते हैं तो वो क्या करेंगे, कभी ये डिस्क का कुछ पार्ट निकाल देंगे, कभी कुछ डिस्क रहेगा, कभी आधा डिस्क रहेगा। तो जब तक आप वो पूरे प्रोसेस से नहीं गुजरे रहेंगे, इट विल बी नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। एंड दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट एक्वेंटेड विद द डेरिवेशन। आप डेरिवेशन से पहले अपनी जान पहचान बढ़ाइए, फिर समझिए और फिर उसको खुद करने की कोशिश कीजिए। ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि सर देयर इज अ टाइम लिमिटेशन, तो ये टाइम का बजट करना जरूरी है। और वहां पे कोई भी चैलेंज आता है तो यू हैव, अगेन आई विल से कि माय मेल आईडी एक्सेट्रा ऑल दिस डिटेल्स आर देयर, आप कांटेक्ट कीजिए, वी विल डिस्कस एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज फार एज योर टाइम प्लानिंग, टाइम बजट इज कंसर्न। तो ये जैसे डिस्क हुआ, वैसे ही हम लोग बात कर सकते हैं लाइन ऑफ चार्ज की। लाइन ऑफ चार्ज का डेरिवेशन तो मैंने बताया हुआ है, तो इसलिए मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। लाइन ऑफ चार्ज के बाद बात आ जाता है शीट ऑफ चार्ज। अब सोचिए कोई शीट ऑफ चार्ज है ना, ये मान लीजिए कि यही हमारा शीट ऑफ चार्ज है। तो इसको यदि मैं बिल्कुल ऐसे फिलहाल हॉरिजॉन्टल टर्म्स में सोचूं, जो कि इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है, उधर इन्फिनिटी तक जा रहा है, आगे इन्फिनिटी तक जा रहा है, पीछे इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इस हॉरिजॉन्टल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का और इस प्लेन का जो इंटरसेक्शन होगा, वो इंटरसेक्शन क्या होगा, तो वो इंटरसेक्शन एक स्ट्रेट लाइन होगा। Am I right? This straight line is the line of intersection. किसके किसके, तो वो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज और ये प्लेन। अब वो जो शीट ऑफ चार्ज है वो तो इन्फिनिटी तक इधर भी आ रहा है और पीछे भी जा रहा है। तो यदि मैं इसको यूं सोचिए ऐसे ऐसे कट कर दूं छोटे छोटे विड्थ में, तो ये हर कट क्या इंडिकेट करेगा, ये जो पार्ट यहां पे बन रहा है वो इंडिकेट कर रहा है एक लाइन ऑफ चार्ज को। ये लाइन ऑफ चार्ज हो गया इधर भी और पीछे की तरफ भी। तो दिस बिकम्स डिफरेंशियल एलिमेंट विच इज लाइक लाइन ऑफ चार्ज। और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी आप इजिली प्रूव कर सकते हैं। यदि ये मान लीजिए कि हमने पॉइंट ओ ले लिया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और यहाँ से यदि मैंने इसको x डिस्टेंस लिया और इस विड्थ को मैंने dx लिया, तो ये जो लैम्डा है ये हो जाएगा सिग्मा dx, जहाँ पे सिग्मा क्या है, तो सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये कैसे सिग्मा dx होगा, जरा सोचिए। ये जो dx एलिमेंट ली है ना, इसी dx एलिमेंट का आप सोचिए कि मैं l लेंथ ले रहा हूं, मतलब l लेंथ यहां पे दिख तो नहीं रहा है, बट ये तो मालूम है ना कि लाइन ऑफ चार्ज कुछ ऐसे आगे निकली हुई है। तो L लेंथ में यदि ले लूं और dx विड्थ है, तो एरिया कितना हो गया, L dx। अब ये एरिया है और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं चार्ज पर यूनिट एरिया से, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका चार्ज। और चार्ज को यदि लेंथ से डिवाइड कर दूं तो क्या हो गया, लैम्डा। तो व्हाट इज लैम्डा, सिग्मा dx। तो हमें इस लाइन ऑफ चार्ज, जो इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, उसकी लैम्डा मिल गई। और उस लैम्डा की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको यदि मैं DE बोल देता हूं, तो इस DE का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज इट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। बाय सिमेट्री यू कैन सी कि इसका जो अपोजिट एलिमेंट सिमेट्रिकल एलिमेंट होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इस शीट के पैरेलल कंपोनेंट्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा कौन सा कंपोनेंट, वही जो परपेंडिकुलर है। तो ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, ठीक है, यदि हम इस कंपोनेंट की बात करें, इसको थीटा ले लें, इसको थीटा ले लें, इसको d cos थीटा बोल दें, राइट, जहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यदि इसको a बोलते हैं, ठीक है, तो cos थीटा इज a अपॉन r। तो यहाँ पर हम लोग इस DE में यदि हम इसको cos थीटा ले लेते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू डालते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए DE cos थीटा, तो जाकर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आप देखेंगे कि इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ A एंड दिस कम्स आउट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो ये भी डेरिवेशन आपके लिए यहां पर छोड़ी जाती है, आप इसको कीजिए। शीट ऑफ चार्ज, दिस वाज
शीट ऑफ चार्ज के बाद लेट्स से कि यू हैव यूनिफॉर्म spherical surface charge distribution. This is probably the most important result in context of this electric field due to a given charge distribution. देखिए, जो भी हम लोग रिजल्ट निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमें क्या चाहिए कि चार्ज कितना है और वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसको यूज करते हुए किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दिस वन। इसका डेरिवेशन भी थोड़ा सा मुश्किल ही है। यदि हम कुलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्टली बढ़ के डेरिवेशन करते हैं तो डेफिनेटली मुश्किल है, चैलेंजिंग है, और आप चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। थोड़ा सा मैं इसमें पुश करता हूं, आपको इनिशिएट करता हूं, बाकी का काम आप घर पे कीजिए। तो यहां पर हमारा जो स्फेरिकल सरफेस है वो ये मान लेते हैं। इस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ये मान लेते हैं, ठीक है। और हमें जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, लेट्स से कि वो पॉइंट यहां पर कहीं पे है, एंड लेट्स से कि ये जो डिस्टेंस है यहां से उस पॉइंट तक का, दैट डिस्टेंस इज आर। एज यूजुअल हम लोग इस स्फेरिकल सरफेस चार्ज को डिफरेंशियल एलिमेंट्स में ब्रेक करेंगे, और हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट इस बार होगा रिंग ऑफ चार्ज। क्या करेंगे हम लोग, अब जैसे आप देखते होंगे क्रिकेट के बॉल के ऊपर जो एक थ्रेडिंग रहती है, तो वैसे ही सोचिए कि यहाँ पे हमने एक रिंग टाइप की चीज़ इमेजिन कर रहे हैं, जिसमें एक पोर्शन जो आपको दिख रहा है वो आपकी तरफ है, दूसरा पोर्शन पीछे की तरफ है। तो जो आपकी तरफ वाला पोर्शन है वो ले लेते हैं, वो ये है, ठीक है। और पीछे वाला जो पोर्शन है जो हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, वो मान लीजिए कि कुछ ऐसा होगा, और उसका सेंटर ये है। इसकी एंगुलर पोजीशन जो है, ये एंगुलर पोजीशन जो है वो एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, और इसकी जो एंगुलर विड्थ है, ठीक है, यदि हम एंगुलर विड्थ की बात करेंगे तो दिस इज डी थीटा। तो ये आपका हो गया वो रिंग ऑफ चार्ज। अब इस रिंग ऑफ चार्ज पे चार्ज कितना होगा वो तो आप निकाल लोगे, डी क्यू निकाल लोगे, ठीक है। और रिंग ऑफ चार्ज की वजह से उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आप निकाल लोगे, वो भी आप जानते हो। तो पहले काम करते हैं, जो डी क्यू है वही निकाल लेते हैं। तो डी क्यू विल बी क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, इनटू एरिया ऑफ दिस रिंग। इस रिंग पट्टी का जो सरफेस एरिया वो कितना होगा, तो देखिए ये विड्थ जो है ये तो आर डी थीटा है, ठीक है, और इसका सरकमफेरेंस जो होगा वो इस रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो ये रेडियस कितना है, दिस इज आर साइन थीटा, सो 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, ये हो गया डी क्यू। और इस डी क्यू की वजह से जो फील्ड है इस पॉइंट पी पे वो डी है के डी क्यू इंटू एक्स, और एक्स क्या होता है, तो एक्स था रिंग के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, और वो आप कैलकुलेट करेंगे तो वो एक्स आ जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा। तो इसको एक्स लेते हुए हम यहाँ पे फिलहाल इसको एक्स ही लिख रहे हैं, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स आपको मालूम है क्या है, और इसका पावर है 3/2। और इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको टोटल फील्ड मिल जाएगा। अब इसमें जो चैलेंज है वो है ये इंटीग्रेशन, और थोड़ा इस चैलेंज को आसान करने के लिए मैं क्या करता हूं, तो मैं आपको यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन सजेस्ट करता हूं कि ये जो वैल्यू है यहां पर, ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसको आप मान लीजिए जेड स्क्वायर। तो आपका जो जेड स्क्वायर है वो बन जाएगा बेसिकली आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर कॉस थीटा। आप देखिएगा एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो रिजल्ट आने वाला है वो मैं बता रहा हूं, और आपका वेरिएबल हो गया, अब नया वेरिएबल जो होगा जेड। पुराना वेरिएबल था आपका थीटा, नया वेरिएबल है जेड। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो रिजल्ट आने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है के क्यूब बाई आर स्क्वायर।
मतलब कि इट इज द सेम रिजल्ट दैट यू वुड हैव गॉट had this entire charge q, okay, had been located at the center of this spherical surface. यानी कि पूरा का पूरा q चार्ज, यदि ये q चार्ज जो है वो सेंटर पे रहता तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता वही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के पॉइंट पे आया है. बट अब आप इसको एक कुछ अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट से लिंक मत कीजिएगा, ठीक है. इसको आगे चल के हम लोग कुछ कंडक्टिंग बॉडी जब आएगी ना तो वहां पर हम लोग कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इसके एस्पेक्ट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे. बट फिलहाल आप ये कहिए कि ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई किया, हमने कैलकुलेट किया और वो रिजल्ट आया है ये. बट दिस इज फॉर स्फेरिकल सरफेस, यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट ड्यू टू एनीथिंग एल्स. चलिए, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, बट इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, क्यों है वो आगे पता चलेगा, बट इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में आपको क्या करना होगा, आप इमेजिन कर लीजिए यहां पे कोई पॉइंट Q, जैसे यहां पर मैंने P लिया था ना, वैसे ही सोच ले. इसको Q नहीं बोलते, चलिए इसको T पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है. तो अंदर का कोई पॉइंट है T, और T पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो मोर और लेस जो रिजल्ट्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, वो वैसे ही रहेंगी. फर्क आएगा आपका ये x में. अब जो हमारा होगा x वो यहां से होगा, है ना, वो यहां से होगा, और ये x जो होगा वो हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा जो r है वो ये है ना, तो x अब हमारा हो जाएगा r प्लस r cos थीटा, ये याद रखिएगा. तो x हमारा थोड़ा डिफरेंट हो गया, अकॉर्डिंगली z थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, बट मेजरली ये x डिफरेंट हुआ है और उसी की वजह से जो भी डिफरेंस आना है वो आएगा. और फाइनली जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो अंदर के किसी भी पॉइंट पे E इनसाइड इज गोइंग टू बी 0. Very important result. Due to uniform spherical surface charge distribution, electric field at any point inside is 0. इस रिजल्ट को यूज करके हम लोग, यदि यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, ठीक है, पूरे में चार्ज मान लेते, और बाहर के पॉइंट की बात करते, तो रिजल्ट बाहर के पॉइंट के लिए फिर से वही आ जाता. क्यों? क्योंकि इस वॉल्यूम चार्ज को हम बहुत सारे सरफेस चार्जेस में ब्रेक कर सकते हैं, और हर सरफेस चार्ज, यानी कि यहां पर यदि हम एक शेल ऑफ चार्ज ले लें, ठीक है ना, यहां पर यदि हम एक शेल ऑफ चार्ज ले लें, तो उस शेल ऑफ चार्ज के ऊपर यदि हम dq मानेंगे तो dq की वजह से रिजल्ट क्या आएगा, k dq अपॉन r स्क्वायर. r यहां पे क्या है, तो ये सेंटर से डिस्टेंस है, राइट. तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, KQ बाई r स्क्वायर. हर शेल वही रिजल्ट देगा, यानी हर स्फेरिकल सरफेस चार्ज वही रिजल्ट देगा. इंटीग्रेट करने के बाद फाइनल रिजल्ट KQ बाई r स्क्वायर आ गया. ये बाहर के पॉइंट के लिए. तो ये डेरिवेशन, यदि ये पुराना डेरिवेशन आप जानते हैं, रिजल्ट आप अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, तो ये बहुत इजी है. अंदर का पॉइंट भी इजी है. सपोज आपको अंदर के किसी पॉइंट पे निकालना है, तो हमें कुछ खास नहीं सोचना है. हमें क्या करना है कि इस अंदर वाले पॉइंट से पास करता हुआ एक स्फेरिकल सरफेस लेना है. अब हम क्या कहेंगे, जैसे हमने ये जो स्फेरिकल सरफेस बनाया, हम कहेंगे कि इस स्फेरिकल सरफेस के जो बाहर का चार्ज है, मैंने बाहर वाले जितने भी स्फेरिकल सरफेसेस बनेंगी उनका तो अंदर के पॉइंट पे फील्ड 0 होना है. यानी कि जो यहां पर जो चार्ज होगा इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर, वही चार्ज डिसाइड करेगा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है. तो यदि हम इस अंदर वाले का, मैं दूसरा फिगर ड्रॉ कर देता हूं, हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस कैपिटल R है, और अंदर जो चार्ज है उसको यदि मैं, यहां पर जो चार्ज है उसको मैं बोलता हूं QR, और टोटल चार्ज जो था वो था Q. तो QR जो होगा वो हो जाएगा Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूबिक इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूबिक. 4/3 पाई इज गॉन, so it is QR cubic upon R cubic. Charge is uniformly distributed throughout volume. ठीक है, और जो रिजल्ट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा E inside, that ER is basically K QR upon
आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो चार्ज है इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो फील्ड होगा वो वैसा ही होगा जैसे कि ये चार्ज एक पॉइंट चार्ज के रूप में है। बाहर वाला जो चार्ज है, यानी कि इस रेड सर्कल के बाहर जो चार्ज है, रेड स्फेरिकल सरफेस के बाहर जो चार्ज है, उसका कोई फील्ड नहीं होगा। तो क्यू आर की वैल्यू जब आप फाइनली डालेंगे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ जाता है। इसको हम लोग देखेंगे, ये आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। व्हाट डज दैट मीन? देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसको हम चाहें तो ई एस भी लिख सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस राइट हियर, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको ई एस बोलेंगे, तो इट इज के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर and that into smaller upon capital R, यानी कि this electric field is linearly increasing in magnitude, linearly increasing up to this capital R. यदि आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो it will go like this and then it is decreasing this way. So this is E versus R graph. और यदि हम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में इसी रिजल्ट को लिखते हैं ए इनसाइड को, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। रो आप देखेंगे, चेक करके घर पे निकाल लीजिएगा, रो R/3 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। आज की कहानी को मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहीं पे रोकता हूँ। बहुत डिटेल्स में अभी जाना है हमें, इसके बाद बहुत सारे रिजल्ट्स आने हैं और पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर करने में मुझे जैसा लगता है कि एटलीस्ट 7-8 लेक्चर्स तो चाहिए होंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ देम, द फर्स्ट ऑफ देम। मे बी कि मैं थोड़ा सा आज स्पीड में रहा हूँ, मे बी ऐसा है तो आप ज़रा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक चीज़ मुझे और आप बताइएगा कि जो भी ये डेरिवेशंस हैं जो मैंने आपसे बोला कि मैंने आधा किया है, आप पूरा करेंगे, ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा सा मतलब एक तरीके का ये भी आप कह सकते हैं कि हेल्प है, बट वो हेल्प क्या है? बगैर उसके आपका काम नहीं होने वाला है। बगैर आपके प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए हुए काम नहीं होने वाला है। यदि हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते रहेंगे, कितना भी देखेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू डू यू एनी गुड. It may damage whatever little potential you have right now to qualify JEE Advanced or get good rank in mains. You have to solve questions. यदि आप ऐसा समझिए कि एक वीक में आप यदि 100 क्वेश्चंस के थ्रू गुजरते हैं, तो उसको यदि हम रेशियोज में डिवाइड करें कि कितने क्वेश्चंस वैसे होने चाहिए जो कि आपको अटेम्प्ट करना है और खुद ही सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप अटेम्प्ट करेंगे और उसके पूछेंगे, आपसे नहीं हुआ आप पूछेंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसी होंगी जो कि आप इलस्ट्रेशंस में देखेंगे, किसी वीडियो लेक्चर में, किसी बुक में, कहीं पे आप इलस्ट्रेशंस में देखेंगे। तो ये जो रेशियो है, इलस्ट्रेशंस में देखने वाला, टीचर से पूछने वाला अटेम्प्ट करने के बाद, और वो क्वेश्चन जो कि नहीं पूछना है, खुद ही करना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन खुद ही करना है। तो 100 में से आप मान के चलिए कि इलस्ट्रेशंस 10, टीचर से पूछने वाला मे बी 10, मे बी 15, बहुत हुआ तो 20, उससे ज्यादा करोगे अपना सत्यानाश करोगे। कम से कम 70% क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो आप कर रहे हो। आपको कि सिर्फ इतना हाई कैसे पॉसिबल होगा? आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस में मत जाइए, आप परसेंटेज पे जाइए कि कितने क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर रहे हैं। वीक में आप 100 नहीं चलिए 50 करते हैं, तो 50 का 70% आप खुद कीजिए। खुद करने का मतलब लगे रहिए। इस वीक में नहीं होगा, अगले वीक में होगा, आप पूछिए मत। पूछने में एक कैप डाल दीजिए, कैप समझते हैं ना, इससे ज्यादा नहीं पूछना है मेरे को। तो आप पूछने में भी सोच के पूछेंगे कि कौन सा पूछना चाहिए मुझे। और एक बड़ी बात यहां पर यह है कि देखिए, आप ऐसा समझिए कि आपके सामने एक अननोन वेट रख दूं मैं, 100 केजी का या 200 केजी का अननोन वेट है। आपको नहीं मालूम है कि उसके अंदर 100 केजी है, 200 केजी है, 1000 केजी है, क्या है, और आपसे बोला जाए कि लिफ्ट कीजिए। आप जाएंगे, लिफ्ट करेंगे, हिलेगा ही नहीं। यदि वो हिल ही नहीं रहा है और मैं आपसे पूछूंगा अच्छा बताओ कि अंदाज से बताओ कि कितना वेट होगा, विद इन रीच है या नहीं है, कल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, 1 महीने बाद कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप नहीं बता पाओगे। ये कौन बता सकता है? वो बता सकता है जिसने वेट वहां पर रखा हुआ है कि ये किसके रीच के अंदर का है। टीचर बता सकता है। यदि कोई प्रॉब्लम है जो कि आपको पता ही नहीं चल रहा, क्लूलेस हैं आप कि भाई हम क्या करें, द टीचर इज देयर टू हेल्प यू। कि आप उस क्वेश्चन का टीचर देखेगा कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, वो आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछ के देखेगा कि आपका प्रेजेंट कॉम्पिटेंस लेवल क्या है, और फिर उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि आपको वैसा सेट ऑफ क्वेश्चंस दे जो आप मतलब उसमें कुछ परसेंट ऐसा हो जो कि आप थोड़े से कंफर्टेबल फील कर रहे हैं,
मान लीजिए 20-30% क्वेश्चंस, 30-40% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको थोड़ा चैलेंज कर रहे हैं, मतलब विद इन रीच है, आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, थोड़ा एक्सर्ट करना है और वो हो जाएगा। और 10-20% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि मतलब जिसके लिए बहुत ज्यादा एक्सर्ट करने की जरूरत है, बट वो 10-20% ही है, और उनके लिए टाइम लिमिट ऐसा नहीं रहेगा कि आज पूरा करना है। वैसे 10-20% क्वेश्चंस के लिए टाइम लिमिट पूरे वीक का होना चाहिए, बट बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए टाइम लिमिट 1 से 2 दिन का होना चाहिए। और जो सबसे बेसिक वाले जो क्वेश्चंस थे जो टीचर समझ रहा है आपसे अभी होने चाहिए, वो आपसे अभी होने चाहिए, यानी कि सेम डे होने चाहिए। तो ये सर्टेन गाइडलाइंस यदि आपको मिलती रहेंगी तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्टिविटी है ना वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो आप अपने लेवल पे जहां पे भी हैं, इंडिया के जिस कॉर्नर में है या बाहर है, जहां पे भी हैं, अपने लेवल पे आप इन सारी चीजों को सुनिश्चित कीजिए। और यदि आपको किसी भी तरीके की परेशानी हो रही है, डू राइट टू मी। थैंक यू वेरी मच।